स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है और आज हम सभी पढ़ने वाले हैं मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य के पहले वंश जिसका नाम है हर्यक वंश, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। और यहाँ से इतिहास का जो असली मजा है वो स्टार्ट होगा, युद्ध होंगे और बेहतर तरीके से हम सारी चीज़ें समझने वाले हैं और एकदम अच्छे तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछली वाली वीडियो में हमने महाजनपदों के बारे में जान लिया था कि 16 महाजनपद होते हैं। अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ का एक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, उससे हमें पता चलता है कि कुल 16 महाजनपद थे। इसके साथ साथ जैन धर्म के भगवती सूत्र से भी हमें पता चलता है कि कुल महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो 16 थी। तो आज हम इन्हीं 16 महाजनपदों में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है मगध महाजनपद, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज से शुरू हो रहा है हमारा मगध साम्राज्य। इसमें पहला वंश है हर्यक वंश और आदित्य बैच की क्लास नंबर 19 है। आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दूं कि जो मगध साम्राज्य था इसमें कितने वंश आए, कितने वंशों के बारे में हमें पढ़ना है। तो अगर मैं बात करूं आपसे तो आप कहेंगे सबसे पहले आया आपका हर्यक वंश। सबसे पहले क्या आया था, तो आप कहेंगे हर्यक वंश आया था। इसके पहले भी भैया हुआ करता था एक वंश जिसे हम कहते हैं बृहद्रथ वंश, लेकिन इसके बारे में हमें क्या है ज़्यादा पता नहीं है। इसलिए हम मानते हैं कि पहला वंश कौन सा था, हर्यक वंश था। इसके बाद मैं बात करूं तो इसके बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं है। इसलिए जो वास्तविक वंश माना गया, जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, वो हर्यक वंश है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप कहेंगे भैया इसके बाद आया शिशुनाग वंश। इसके बाद मगध पर कौन शासन करेगा, तो आप कहेंगे भैया शिशुनाग वंश शासन करेगा। इसके बाद मैं पूछूं तो आप कहेंगे कि शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का शासन होगा। और उसके बाद मैं बात करूं तो सबसे शक्तिशाली मौर्य वंश का शासन होगा। यानी कि हमें कुल इतने वंशों के बारे में पढ़ना है मगध साम्राज्य में बेहतर तरीके से। तो अगर हम बात करें सबसे प्राचीन जो वंश है वो हर्यक वंश है, जिसके बारे में हमें इतिहास में जानकारी मिलती है और सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब हर्यक वंश का अंत होगा तो शिशुनाग वंश चालू होगा, फिर हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ संस्थापक के बारे में, आप यहाँ पर लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें। अगर हम बात करें हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप कहेंगे कि बिंबिसार। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, तो बिंबिसार ने की थी हर्यक वंश की स्थापना। मैं आपसे पूछूं कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप कहेंगे शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप कहेंगे शिशुनाग ने। किसने की थी, तो आप कहेंगे शिशुनाग ने की थी। इसलिए इसी के नाम पर इस वंश का नाम भी पड़ गया। इसके बाद मैं नंद वंश की बात करूं तो इसके संस्थापक थे महापद्मनंद। इन सब के बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं बेहतर तरीके से। तो महापद्मनंद, आज मैं सिर्फ आपको संस्थापकों के नाम बता देता हूं। और मौर्य वंश की मैं बात करूं तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा, कभी ना कभी इनके बारे में पढ़ा भी होगा या टीवी सीरियल में जरूर देखा होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य काफ़ी फेमस हैं। इनकी बात करें तो इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ये 4 वंश आएंगे मगध साम्राज्य में। सबसे पहला हर्यक वंश, फिर उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और फिर मौर्य वंश। इन सब के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन आज हम शुरुआत करने वाले हैं हर्यक वंश की। तो चलिए फटाफट मैं इसे इरेज करता हूँ और हर्यक वंश की हम शुरुआत करते हैं और बेहतर तरीके से आप सारी चीज़ें समझते हुए चलिएगा। आज एकदम मज़ा आने वाला है बेहतरीन तरीके से। तो अगर मैं बात करूं मगध साम्राज्य की, कुछ इसके बारे में बता देता हूं। तो जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो कौन सा था, तो आप कहेंगे मगध था। आप लिखेंगे कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद। आपसे कोई पूछे कि महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, तो आप कहेंगे भैया सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि मगध साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो आप कहेंगे 6ठी शताब्दी में इसकी स्थापना हुई। तो अगर मैं बात करूं कि मगध साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो आप कहेंगे मगध साम्राज्य 6ठी शताब्दी में उभरा। 6ठी शताब्दी में उभरा यानी कि प्रकाश में आया। इसके पहले उतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हुआ करता था, लेकिन जब मगध साम्राज्य की जो उदय हुआ वो कब हुआ, तो आप कहेंगे 6ठी शताब्दी में हुआ। 6ठी शताब्दी यानी कि आप कह सकते हैं
600 BC में, 600 BC में इसका लगभग उदय हुआ। 600 BC या आप कह सकते हैं 600 BC छठी हो जाएगा, लेकिन इसके बाद 7वीं लग जाएगी, तो हम कह सकते हैं 544 BC मान सकते हैं। जब हर्यक वंश की स्थापना हुई उसके बाद से इसका उदय होना चालू हुआ और तभी से ये प्रकाश में आया। इससे पहले जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था वो काशी हुआ करता था। आपसे कभी भी पूछा जाए कि मगध से पहले सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा हुआ करता था, तो आप कहेंगे काशी हुआ करता था। पिछली वाली वीडियो में हमने ये लिखा दिया था, तो फिर से लिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। और अगर हम बात करें मगध साम्राज्य की, तो इस पर आप ध्यान देंगे बेहतर तरीके से। अगर मैं बात करूं तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में, अगर हम बात करें मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, आपसे कभी भी पूछा जाए कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष के बारे में आप हमें कुछ बताइए, तो अगर हम बात करें मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में, तो मगध साम्राज्य का जो संस्थापक था वो महाभारत कालीन था, उसका नाम था बृहद्रथ। मगध साम्राज्य की स्थापना के बारे में हमें जानकारी मिलती है अथर्ववेद से। अथर्ववेद में मगध साम्राज्य का उल्लेख भी मिलता है। और जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है इससे संबंधित है एक बृहद्रथ नाम का शासक, कि आखिर मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो उसका नाम था बृहद्रथ। ये पहला शासक था मगध साम्राज्य का। ये जो बृहद्रथ शासक था यह महाभारत कालीन था, या महाभारत कालीन शासक था, महाभारत कालीन शासक था। और ये जो बृहद्रथ था इसने किस वंश की स्थापना की थी, तो आप कहेंगे कि इसने बृहद्रथ वंश की स्थापना की थी। बृहद्रथ वंश की स्थापना की थी, वंश की स्थापना की थी किस पर, तो आप कहेंगे मगध साम्राज्य पर। आपसे कभी भी पूछा जाए कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ, तो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष था वो बृहद्रथ के द्वारा किया गया था। यह एक महाभारत कालीन शासक था और ये इसने बृहद्रथ वंश की स्थापना की थी। इसी बृहद्रथ का एक पुत्र था जिसका नाम आपने सुना होगा। अगर मैं बात करूं, इस बृहद्रथ का एक पुत्र था जिसका नाम था जरासंध। क्या नाम था? जरासंध। ये जरासंध भी क्या था, तो महाभारत कालीन था आप कहेंगे। और इसी जरासंध को आपने अगर महाभारत देखी होगी तो भीम ने, जो पांचों पांडवों में एक भाई थे भीम ने इसका वध किया था। तो आप कहेंगे इसका वध भीम ने किया था, भीम ने इसका वध किया था, इसका वध किया था, वध किया था। अब हम एक क्रम में जानने वाले हैं। आप कहेंगे ये सब क्यों बता रहे हैं, तो इससे इसका ये रीजन है कि पहले हमें समझना होगा कि मगध साम्राज्य जो है इसका उत्कर्ष कहाँ से हुआ। तो आप कहेंगे मगध साम्राज्य का जो पहला ज्ञात शासक है वो कौन है, वो बृहद्रथ है। लेकिन इसके बारे में उतना ज़्यादा क्या है जानकारी नहीं मिलती। बस इतना पता चलता है कि इसने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी, मगध की स्थापना की थी। ये महाभारत कालीन शासक था और इसने बृहद्रथ वंश की स्थापना की थी और इसी का पुत्र था जरासंध, जिसे भीम ने पराजित किया था और इसकी हत्या भी कर दी थी। अच्छा, इसी बृहद्रथ वंश का एक शासक होता है जिसका नाम है रिपुजन्य। इसी बृहद्रथ वंश का एक शासक होता है रिपुजन्य, यानी कि इसी बृहद्रथ वंश में एक शासक होता है जिसका नाम होता है रिपुजन्य। और इसी रिपुजन्य की हत्या करता है भट्टिय नाम का व्यक्ति। इसकी हत्या कौन करता है, तो आप कहेंगे इस रिपुजन्य की हत्या करता है भट्टिय नामक व्यक्ति। भट्टिय नामक व्यक्ति एक होता है जिसने रिपुजन्य की हत्या की थी। मैंने क्या बताया कि बृहद्रथ महाभारत कालीन शासक था, इसने बृहद्रथ वंश की स्थापना की थी। एक बार समझ लीजिए, इसी का पुत्र था जरासंध जिसे भीम ने मार दिया था या जिसका वध कर दिया था। और जो ये बृहद्रथ वंश था, इसी वंश में एक शासक हुआ जो कि अंतिम शासक माना जाता है जिसका नाम था रिपुजन्य। इसी रिपुजन्य की हत्या किसने की थी, तो आप कहेंगे भट्टिय नाम के व्यक्ति ने। और एक नए साम्राज्य की कह सकते हैं या एक नए वंश की स्थापना की ओर इसने अग्रसर किया। और इसी भट्टिय का पुत्र था कौन, बिंबिसार। इसी भट्टिय का, जो मैं ये भट्टिय लिख रहा हूँ, इसका पुत्र कौन था, तो आप कहेंगे इसी भट्टिय का पुत्र था बिंबिसार। इसी भट्टिय का पुत्र था कौन, तो आप कहेंगे बिंबिसार था इस भट्टिय का पुत्र। और ये जो बिंबिसार था यही मगध का, या आप कह सकते हैं हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
संस्थापक माना जाता है। कहने का मतलब कि ये जो बिंबिसार था, इसने मगध पर एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम है हर्यक वंश, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके पिता का नाम था भट्टिय और भट्टिय का पुत्र था बिंबिसार, जिसने हर्यक वंश की स्थापना की थी। और अगर हम बात करें तो यही प्रथम ज्ञात शासक माना जाता है, यानी कि जिसके बारे में इतिहास में भरपूर जानकारी मिलती है। बृहद्रथ जो हैं इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती है, बस इनका नाम पता है तो हम वैसे ही जान लेते हैं। लेकिन अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था या मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो था बिंबिसार, क्योंकि यहीं से कहानी स्टार्ट होती है मगध के उत्कर्ष की, या हम कह सकते हैं यहीं से मगध महाजनपद पूरे भारत में फैलने की ओर अग्रसर होता है, एक शक्तिशाली महाजनपद बनता है। क्योंकि आप देखेंगे ये जो बिंबिसार था ये कई सारे राज्यों को अपने अंदर समाहित कर लेगा और वैवाहिक संबंधों के माध्यम से, रिश्तेदारी के माध्यम से अपने साम्राज्य का खूब ज़्यादा विस्तार करेगा। तो फटाफट नोट करिए, फिर हम बात करते हैं हर्यक वंश के बारे में। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ, फिर हम आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं बेहतर तरीके से। फटाफट मैं इसे इरेज करता हूँ। आप एक चीज लिख लीजिएगा कि जो बृहद्रथ था इसके समय मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिब्रज हुआ करती थी। ये बात आप लिख लीजिएगा कि बृहद्रथ के शासनकाल के समय, बृहद्रथ के शासनकाल के समय, शासनकाल के समय मगध की राजधानी, मगध की राजधानी आप कहेंगे क्या हुआ करती थी, तो आप कहेंगे कि राजधानी गिरिब्रज हुआ करती थी, गिरिब्रज हुआ करती थी। बृहद्रथ के शासन के समय जो मगध की राजधानी थी वो क्या थी, तो गिरिब्रज थी। इसे मैं इरेज कर देता हूँ, फिर हम शुरुआत करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा हर्यक वंश की। चलिए मैंने आपको बताया जो भट्टिय नाम के व्यक्ति थे, शासक थे, उन्हीं का पुत्र था बिंबिसार, जिसने हर्यक वंश की स्थापना मगध पर की थी। अब चलिए अब हम बात करते हैं। आप हेडिंग डाल दीजिए हर्यक वंश। थोड़ा बैकग्राउंड में आपको अच्छे से बताना पड़ा कि आपको कोई दिक्कत ना हो। इतिहास को हम समझते हुए चलेंगे अच्छे तरीके से। मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं हर्यक वंश के बारे में। तो ये कब से कब तक चला, पहला तो प्रश्न ये बनता है। तो भैया ये 544 ईसा पूर्व से, 544 ईसा पूर्व से कब तक चला, तो आप कहेंगे 412 ईसा पूर्व तक। 412 ईसा पूर्व तक चला। काफ़ी लंबा समय काल था किसका, तो आप कहेंगे हर्यक वंश का। सबसे आप जो समझ सकते हैं कि एक लंबा समय काल था हर्यक वंश का। हाँ, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं हर्यक वंश की। तो हर्यक वंश में पूछा जाता है कि आखिर इसका संस्थापक कौन था, संस्थापक कौन था, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था अगर आपसे कभी भी पूछा जाए। तो मैंने अभी आपको बताया है कि हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। क्या था, तो बिंबिसार था। और आज हम बिंबिसार के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। बिंबिसार की मैं बात करूं तो ये कब से कब तक शासन करता है, आप कहेंगे 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक इसका शासन होता है। एक बेहतरीन शासन होता है। इसने अपने साम्राज्य में खूब सारा विस्तार किया और बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही बुद्धिमान इंसान था। अभी आप जानेंगे, मैं सारी चीज़ें अभी आपको बताने वाला हूँ। आप हेडिंग डाल लीजिए अब हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के बारे में। अब हम इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ इसके पिता कौन थे, तो मैंने अभी आपको बताया है इनके पिता का नाम क्या था। तो आप कहेंगे इनके पिता का नाम था भट्टिय। इनके पिता का क्या नाम था, तो आप लिख लेंगे इनके पिता का नाम भट्टिय था। क्या था, तो आप कहेंगे भट्टिय था इनके पिता का नाम। इतनी बात आपकी क्लियर है। अगर मैं बात करूं बिंबिसार की, तो यह बहुत ही बुद्धिमान शासक था। बिंबिसार बहुत ही बुद्धिमान शासक था और जैन ग्रंथ में इसे श्रेणिक कहा गया है, इसका उपनाम है। और उपनाम से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। इसे क्या कहा गया है, अगर आपसे पूछा जाए बिंबिसार का उपनाम क्या है, तो आप कहेंगे इनका उपनाम है श्रेणिक। क्या उपनाम है, तो आप कहेंगे
बिंबिसार का उपनाम है श्रेणिक। और श्रेणिक इसे कहाँ पर कहा गया है, तो आप कहेंगे कि श्रेणिक इसे जैन ग्रंथ में कहा गया है। श्रेणिक कहाँ गया है, कहाँ कहा गया है, तो आप कहेंगे जैन ग्रंथ में इसे श्रेणिक कहा गया है। श्रेणिक कहाँ कहा गया, तो जैन ग्रंथ में से श्रेणिक कहा गया। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। यह 544 से 492 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश में शासन करता है या मगध साम्राज्य में शासन करता है। इसके पिता का नाम भट्टी और इसका उपनाम था श्रेणिक। जैन ग्रंथ में से श्रेणिक कहा गया था। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई, तो आप कहेंगे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो आप कहेंगे कि अपने पड़ोसी राज्यों के साथ पड़ोसी राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अगर आपसे कहा जाए कि आखिर इसने क्यों वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, तो उसका रीजन एक ही था। क्या था? साम्राज्य का विस्तार। साम्राज्य के विस्तार के लिए इसने रिश्तेदारी, मित्रता तथा वैवाहिक संबंधों को बढ़ावा दिया। अपने सारे पड़ोसी राज्यों के साथ इसने वहाँ की रानियों, महारानियों के साथ विवाह किए। इसके बाद मैं बात करूं, जो राजकुमारियां होती थी, महारानी नहीं राजकुमारियां होती थी। अगर हम बात करें तो जैन ग्रंथ है एक महावग। जैन ग्रंथ एक है जिसका नाम है क्या, तो आप कहेंगे जैन ग्रंथ है जिसका नाम है महावग। जैन ग्रंथ महावग के अनुसार बिंबिसार ने अपने जीवन में 500 शादियाँ की थी। सोचिए कितना ज़्यादा साम्राज्य विस्तार किया होगा। जो इससे दुश्मनी करता था भैया, उससे कहता था आओ भैया रिश्तेदारी कर लो, हम तुम्हारे यहाँ शादी कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हारा दामाद बन जाऊँगा, ना तुम्हारा झंझट ना मेरा झंझट, आराम से शासन करेंगे। ये यही ट्रिक लगाता था। सभी कहते हैं कि अकबर ने ऐसी नीति अपनाई, तो भैया अकबर ने नहीं, अकबर भी कहाँ से सीखा था, तो वह बिंबिसार से ही सीखा था। क्योंकि भारतीय इतिहास में जो ये वाली नीति थी, अकबर के बहुत साल पहले, 1000-1500 पहले किसने अप्लाई कर दी थी, तो बिंबिसार ने अप्लाई कर दी थी। यह क्या करता था? रिश्तेदारी करता था, मित्रता करता था और अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। कहता था कि रिश्तेदार हो जाएंगे तब तो कोई झंझट ही नहीं रहेगा, आराम से तुम भी शासन करना और मैं भी शासन करता रहूँगा। तो जो जैन ग्रंथ है महावग, इसमें क्या है, तो आप कहेंगे जैन ग्रंथ महावग में कहा गया है, ये क्या है, ये बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ नहीं है, ये बौद्ध ग्रंथ है। महावग सॉरी कौन सा ग्रंथ है, तो आप कहेंगे यह बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ महावग में बताया गया है कि बिंबिसार ने 500 शादियाँ की। बिंबिसार ने 500 शादियाँ की थी। किसने की थी, तो बिंबिसार ने 500 शादियाँ की थी। इतनी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। अगर हम बात करें तो बिंबिसार की 3 प्रमुख रानियाँ थीं। बिंबिसार की 3 प्रमुख रानियाँ थीं। 3 प्रमुख रानियाँ थी। बिंबिसार की 3 प्रमुख रानियाँ थीं। वह कौन कौन सी थीं, तो इसका शुरुआत में क्या था कि जो पड़ोसी राज्य था वो कौशल था और ये चाहता था कि कौशल से जो मगध की सीमा है वो सुरक्षित हो जाए, किसी तरीके से कोई भय ना रहे, ये ना रहे कि कौशल हम पर आक्रमण कर दे। इसके लिए बिंबिसार ने क्या किया कि जो कौशल महाजनपद था वहाँ के राजा कौशल राज की पुत्री महाकौशला के साथ विवाह कर लिया। तो अगर हम बात करें, पहली जो प्रमुख पत्नी थी उनका नाम था महाकौशला। तो आप कहेंगे पहली पत्नी का नाम था महाकौशला। इनकी 3 प्रमुख पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था महाकौशला। ये कौन थी, तो आप कहेंगे भैया ये कौशल राज की पुत्री थी। कौशल राज की पुत्री थी। कौशल राज यानी कि उस समय कौशल महाजनपद के जो राजा थे उन्हें कौशल राज कहा जाता था। ये एक तरह की उपाधि है, यानी कि कौशल का जो शासक है उसे हम कौशल राज कहते हैं। उनका नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही पता है इसके बारे में किसी को, तो इन्हें क्या कहते हैं, तो कौशल राज कहते हैं। तो जो कौशल राज थे इनकी पुत्री थी महाकौशला और ये जो कौशल राज थे ये कौशल महाजनपद के राजा थे। कौशल महाजनपद मैंने आपको बताया था, तो कौशल महाजनपद के राजा थे। ये कौशल महाजनपद के राजा थे। इसी कौशल की राजधानी क्या थी, तो आप कहेंगे साकेत थी, जिसे हम अयोध्या कहते हैं, और श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था।
तो ये जो कौशल राज थे ये कौशल महाजनपद के शासक थे, जहाँ की राजधानी साकेत और श्रावस्ती हुआ करती थी, और महाकौशला इन्हीं की पुत्री थी। इनके साथ बिंबिसार ने क्या किया, तो विवाह किया। इनके साथ बिंबिसार का विवाह हुआ। बिंबिसार का, आप कहेंगे बिंबिसार का विवाह हुआ इनके साथ। और विवाह हुआ भैया, तो जो दहेज वाला सिस्टम है वो आज से नहीं है, हजारों साल पहले से चला आ रहा है। जो दहेज की प्रथा है वो आज से नहीं चली आ रही है, हजारों सालों से चली आ रही है। और इसी दहेज के कारण क्या हुआ कि बिंबिसार को दहेज में काशी मिल गया। काशी जो एक कह सकते हैं शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था मगध के पहले वाले समय में, यानी कि मगध के पहले जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो काशी था, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। एक समय ऐसा भी आता है जब यह एकदम कमज़ोर हो जाता है, तब कौशल महाजनपद काशी पर आक्रमण कर कर उस पर अपना अधिकार कर लेता है। तो इस समय क्या था कि कौशल महाजनपद में ही काशी आता था, और इस समय कौशल महाजनपद भी शक्तिशाली महाजनपद था। तो कौशल ने क्या किया, जो कौशल राज थे, इन्होंने कहा कि जब मेरी पुत्री को ले जा रहे हो तो दामाद जी मैं दहेज भी आपको दे रहा हूँ। और इन्होंने बिंबिसार को क्या दिया, तो काशी दहेज में दिया। तो बिंबिसार को यहाँ से क्या मिला, तो आप कहेंगे काशी दहेज में मिल गया। काशी दहेज में मिल गया। इस काशी की राजधानी क्या थी, तो आप कहेंगे वाराणसी इसकी राजधानी थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। काशी से जो दहेज मिला, यानी कि काशी जो महाजनपद था या आप क्षेत्र कह सकते हैं, ये जब बिंबिसार को दहेज में मिला, तो आप कहेंगे कि इसी काशी से क्या हुआ कि 1 लाख रुपए राजस्व की आय होती थी प्रतिवर्ष। 1 लाख रुपए राजस्व की आय होती थी, की आय प्रतिवर्ष होती थी, वर्ष होती थी। सोचिए तब के समय में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष आय होती थी, कहाँ से, तो काशी से। तब के समय में ये 1 लाख रुपए बहुत ज़्यादा होते थे, और ये टैक्स प्राप्त होता था काशी से, जो बिंबिसार को दहेज में मिला था। सोचिए कितना ज़्यादा बुद्धिमान था बिंबिसार। इसने वैवाहिक संबंध से क्या किया कि कौशल से अपना क्या करते हैं कि एक तरह से मित्रता कर ली, एक तरह से रिश्तेदारी का संबंध स्थापित कर दिया। इससे क्या हुआ कि आगे कोई भी युद्ध होगा तो कौशल तो मदद करेगा ही, क्योंकि अब तो बिंबिसार कौशल के दामाद लगते हैं, तो युद्ध में मदद करेगा। दूसरा क्या हुआ कि कौशल की तरफ से क्या हुआ कि कोई भी आक्रमण अब नहीं होगा। जो बिंबिसार था उसकी टेंशन खत्म हो गई कौशल वाले क्षेत्र की सीमा से, कि वह सुरक्षित हो गया था, क्योंकि उधर अब रिश्तेदारी है, मित्रता है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके साथ साथ दूसरा फायदा ये हुआ कि बिंबिसार को विवाह में काशी दहेज में मिला, और यहाँ से भैया 1 लाख रुपए के प्रत्येक वर्ष में आय होती थी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। और इसी के कारण आप देखेंगे जो बिंबिसार था इसने मगध का बहुत ज़्यादा विस्तार किया, और इसका शासनकाल बहुत अच्छा गया। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे विवाह की, जल्दी जल्दी नोट करिए, फिर हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। ये आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मैं इसे इरेज करता हूँ, इतना चीज़ें आप लिख चुके होंगे बेहतरीन तरीके से। फटाफट इरेज करते हैं, फिर आगे की चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं बेहतरीन तरीके से। नोट करते हुए चलिएगा, बेहतर तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दीजिएगा, इससे मोटिवेशन बनता है, और फिर हम वीडियोज़ बनाते रहते हैं आपके लिए रेगुलर। समझ लीजिए ये जो सीरीज है ये पूरा मैं आपको मध्यकालीन और आधुनिक कंप्लीट करा दूंगा बेहतर तरीके से। प्राचीन भारत कंप्लीट होने के बाद मध्यकालीन भारत, और फिर उसके बाद हम आधुनिक भारत को भी पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। तो मैंने आपको बताया पहली पत्नी के बारे में। इसके बाद हम बात करें दूसरी जो प्रमुख पत्नी थी उनका नाम था चेलन्ना। दूसरी पत्नी का क्या नाम था, तो आप कहेंगे भैया दूसरी पत्नी का नाम था चेलन्ना। और ये जो चेलन्ना पत्नी थी इनकी, अगर हम इनकी बात करें तो ये वज्जी संघ की राजकुमारी थी। वज्जी संघ की राजकुमारी थी, ये कुमारी थी। ये कौन थी, तो ये वज्जी संघ की राजकुमारी थी। कहीं कहीं इन्हें छलना भी कहा गया है, इनका नाम कहीं कहीं छलना भी लिखा गया है। चेलन्ना या छलना दोनों कह सकते हैं। ये वज्जी संघ की राजकुमारी थी। वज्जी की राजधानी आप सभी को पता होगी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वज्जी की राजधानी वैशाली हुआ करती थी। यानी कि जो चेलन्ना थी ये वैशाली की राजकुमारी थी, वज्जी संघ की राजकुमारी थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो वज्जी संघ था ये एक गणतंत्र था। ये जो वज्जी संघ था यह एक गणतंत्र था।
गणतंत्र यानी कि वज्जी संघ में राजाओं का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता था, यहाँ पर वंशानुगत शासन नहीं होता था। इतनी चीजें आपको क्लियर होगी। तो दूसरी जो पत्नी थी प्रमुख, उनका नाम था चेलन्ना, जो कि वज्जी संघ की राजकुमारी थी, जिन्हें हम वैशाली की राजकुमारी भी कह सकते हैं। और इनका एक नाम और है जिन्हें हम छलना भी कहते हैं। अगर हम बात करें तो ये जो चेलन्ना थी ये महाराजा चेटक की पुत्री थी। महाराजा चेटक के बारे में जब मैं आपको बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु का शासन पढ़ाऊंगा तो उसमें आप देखेंगे अजातशत्रु के साथ महाराजा चेटक का एक भयंकर युद्ध होगा, उसके बारे में हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे आगे। ओके, तो अगर हम बात करें तो आप लिख लीजिएगा, ये चेलन्ना जो थी ये राजा चेटक की पुत्री थी, राजा चेटक की पुत्री थी, चेटक की पुत्री थी। इसके बाद मैं बात करूं तीसरी जो प्रमुख पत्नी थी उनका नाम था क्षेमा, या जिन्हें हम खेमा भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? तो आप कहेंगे खेमा भी कह देते हैं। यानी तीसरी पत्नी का नाम क्षेमा था। ये कहाँ की राजकुमारी थी? तो आप कहेंगे ये पंजाब यानी कि मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी। पंजाब यानी कि मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी। इतनी बातें आपको क्लियर होंगी, उम्मीद है आपको समझ में भी आई होंगी। तो वैसे तो बौद्ध ग्रंथ महावग्ग में कहा गया है कि बिंबिसार ने 500 विवाह किए थे, लेकिन जो प्रमुख विवाह थे वो कौन कौन से थे? तो आप कहेंगे पहला जो विवाह था वो महाकौशला के साथ था, जो कि कौशल जो महाजनपद था वहाँ की राजकुमारी थी। दूसरा विवाह चेलन्ना के साथ था, जो कि वैशाली की राजकुमारी थी। तीसरा विवाह छीमा के साथ था, जो कि पंजाब की राजकुमारी थी। तो एक तरह से आप अगर देखेंगे, मैं आपको थोड़ा मैपिंग के माध्यम से समझा देता हूँ, मैप नहीं बनाऊंगा लेकिन आपको एक थोड़ा अच्छे से ग्राफ के तरीके से बता देता हूँ कि अगर आप समझ लीजिए ये जो बीच में है ये मगध का क्षेत्र है, ये बीच में जो है ये मगध का क्षेत्र है। अगर मैं बात करूँ कि ये मगध का क्षेत्र है, तो ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो कौशल है। ऊपर की तरफ क्या है? तो आप कहेंगे कौशल है। अब कौशल में क्या हुआ कि कौशल की राजकुमारी थी महाकौशला। कौशल महाजनपद की राजकुमारी जो थी वो महाकौशला थी। इनसे विवाह कर लिया बिंबिसार ने इनसे विवाह कर लिया। तो इधर की टेंशन खत्म हो गई कि अब ये वाली सीमा जो है ये सुरक्षित हो गई, क्योंकि कौशल अब इन पर आक्रमण नहीं करेगा। बिंबिसार की यही स्ट्रेटजी थी जिसके कारण मगध साम्राज्य इसके शासनकाल में खूब ज़्यादा सीमाओं का प्रसार करेगा। तो इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो ऊपर की तरफ अगर कौशल है और कौशल से बिंबिसार का विवाह कर दिया गया है तो फिर यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं बात करूँ इधर, तो इधर था अंग। इधर एक अंग महाजनपद था, और आप नोट कर लेंगे अंग महाजनपद के बारे में मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अंग महाजनपद को बिंबिसार ने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। आप लिखेंगे अंग महाजनपद को बिंबिसार ने मगध में मिला लिया था। मगध में मिला लिया था। और जब अंग महाजनपद को बिंबिसार ने मगध में मिला लिया तो इसने क्या किया कि मगध जो ये अंग था, अंग का राज्यपाल अपने पुत्र अजातशत्रु को बना दिया। अगर मैं अंग की बात करूं तो आप कहेंगे यहाँ की राजधानी थी चंपा राजधानी थी यहाँ की। तो आप कहेंगे कि अंग में अजातशत्रु यानी कि इसके पुत्र का नाम था अजातशत्रु, अपने पुत्र अजातशत्रु को राज्यपाल बना दिया। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि बिंबिसार के शासनकाल में अजातशत्रु कहाँ का राज्यपाल था? तो वो समय यह अंग का राज्यपाल हुआ करता था, क्योंकि बिंबिसार ने क्या किया था, चंपा यानी कि अंग को क्या किया था, मगध साम्राज्य में मिला लिया था। और जब मगध साम्राज्य में चंपा यानी कि अंग को मिला लिया तो फिर अंग में अपने पुत्र अजातशत्रु को राज्यपाल बना दिया था। ओके, अगर हम इसके बाद बात करें तो अंग को भी मिला दिया। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अपने पुत्र अजातशत्रु को नियुक्त कर दिया, अजातशत्रु को राज्यपाल बना दिया। और जब इस पर अधिकार कर लिया तो यहाँ से कोई टेंशन नहीं है, यानी इधर वाली सीमा भी सुरक्षित हो गई। उत्तर की सीमा तो सुरक्षित हुई, इधर की भी यानी कि जो पूरब कहा जाता है पूरब की सीमा भी सुरक्षित हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें, आप कहेंगे
कि इधर की तरफ ही एक और राज्य हुआ करता था, अंग की तरफ ही आप कहेंगे कि वज्जी संघ भी हुआ करता था। वज्जी संघ थोड़ा ये कोने पर था, और वज्जी संघ में क्या हुआ कि आप कहेंगे कि वज्जी संघ का जो क्षेत्र था, यहाँ क्या किया, तो यहाँ भी बिंबिसार ने विवाह कर लिया था। मैंने अभी आपको बताया है कि चेलन्ना के साथ विवाह कर लिया था, जो कि वज्जी संघ की राजकुमारी थी। चेलन्ना के साथ विवाह कर लिया था, के साथ विवाह कर लिया, जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ भी सीमा सुरक्षित हो गई। ये थोड़ा तिरछा था, तो यहाँ भी इसकी सीमा सुरक्षित हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें इधर की तरफ, तो आप कहेंगे इधर भैया पंजाब हुआ करता था, और पंजाब वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर इसने क्या किया, तो यहाँ की राजकुमारी क्षेमा से विवाह कर लिया। क्षेमा, जिन्हें हम खेमा कहते हैं, खेमा से विवाह कर लिया। पंजाब को उस समय मध्य प्रदेश कहते थे, मध्य प्रदेश की राजकुमारी से विवाह कर लिया, और फिर इधर की सीमा भी क्या हो गई, सुरक्षित हो गई। तो आप देखेंगे कि तीन तरफ की सीमाएं क्या हो गई, एकदम बेहतरीन तरीके से सुरक्षित हो गई। अब इनको कोई टेंशन नहीं था कि इधर से ना कोई आक्रमण करेगा, ना इधर से आक्रमण करेगा मगध पर, ना इधर से करेगा, क्योंकि ये तो अब मगध साम्राज्य में ही शामिल हो चुका है। पंजाब की बात करें तो इधर से भी नहीं करेगा, क्योंकि अब यहाँ पर संबंध स्थापित हो चुके हैं, रिश्तेदारी, मित्रता, या किसी राज्य को, जैसे अंग को इसने जीत लिया था, तो अब कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन नीचे की तरफ मगध साम्राज्य यानी कि हर्यक वंश का सबसे बड़ा दुश्मन, बिंबिसार का सबसे बड़ा शत्रु था, और वह किस महाजनपद का शासक था, तो आप कहेंगे नीचे की तरफ था अवंती। और इससे हमेशा टेंशन रहती थी बिंबिसार की, क्योंकि बिंबिसार हमेशा चिंतित रहता था, क्योंकि अवंती जो था एक शक्तिशाली महाजनपद था। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मगध के पास लोहे की खदान थी जिससे यह अस्त्रों को बनाता था, ठीक उसी प्रकार अवंती के पास भी लोहे की खदान हुआ करती थी, यानी कि लोहे की कमी यहाँ पर भी नहीं थी, और ये भी शक्तिशाली थे उस समय। तो अवंती का जो शासक था उसका नाम था चंडप्रद्योत। अवंती के शासक का क्या नाम था, तो आप कहेंगे चंडप्रद्योत। अब हम बात करेंगे इसके बारे में कि किस तरह बिंबिसार ने अवंती को अपने साम्राज्य में मिलाया, या हम कह सकते हैं कि अवंती में मित्रवत संबंध स्थापित किए। तो जल्दी से आप इतनी चीज़ें लिखिए, फिर बात की बात हम करते हैं कि अवंती के साथ कैसा संबंध रहा। पूरा दिन थक जाता हूँ, इतना ज़्यादा पढ़ाई भी करनी रहती है, फिर वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, नोट करो फटाफट। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर बिंबिसार ने अवंती से किस तरह मित्रवत संबंध स्थापित किए, कैसे इससे निपटा बिंबिसार। तो चलिए मैं इसे रेज करता हूँ, आगे की चीज़ों के बारे में अब हम बात करते हैं। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया, आप देखेंगे तीनों तरफ से क्या हुआ कि बिंबिसार एकदम सुरक्षित हो गया था। लेकिन बिंबिसार इतना ज़्यादा बुद्धिमान शासक था कि उसे मौके की तलाश थी कि किस तरह इस खतरे से उभरा जाए। जो अवंती था ये हमेशा इससे दिक्कत में डालता था, हमेशा डर रहता था कि यहाँ पर आक्रमण करेगा, क्योंकि टक्कर होगी। और बिंबिसार थोड़ा दिमागी था, ज़्यादा युद्ध में नहीं बाजता था। वो इस तरह जैसे अकबर था ना, उसी तरीके से पहले युद्ध को प्रायिकता नहीं देता था कि पहले मैं युद्ध करूंगा, पहले दिमाग से, अगर दिमाग से सुलझ जाए काम तो युद्ध करने की क्या ज़रूरत। जब साम्राज्य वैसे ही बढ़ रहा है तो युद्ध करने की क्या ज़रूरत। और अवंती एक शक्तिशाली महाजनपद था उस समय, इसे लिख लीजिएगा कि एक शक्तिशाली महाजनपद था, शक्तिशाली महाजनपद था, शक्तिशाली महाजनपद था, और शक्तिशाली महाजनपद था। इसके साथ साथ जो चंडप्रद्योत था ये एक योग्य शासक था, जिसके कारण क्या हुआ कि अवंती से हमेशा मगध को खतरा रहता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, कई बार युद्ध भी हुए हैं, ऐसा भी कहा जाता है कि चंडप्रद्योत और बिंबिसार के मध्य युद्ध भी हुए थे, लेकिन कोई ज़्यादा निष्कर्ष नहीं निकलता था। दोनों शक्तिशाली थे, तो ना ये जीत पाते थे और ना वो जीत पाता था, लेकिन हानियाँ दोनों की होती थी। इसके बाद मैं बात करूँ तो आप कहेंगे एक बार क्या हुआ कि जो चंडप्रद्योत थे अवंती के शासक, इनकी तबीयत थोड़ा ज़्यादा खराब हो गई। ये पीलिया रोग से ग्रसित हो गए थे। किस रोग से, तो आप कहेंगे पीलिया रोग से ग्रसित हो गए थे। तो आप लिखेंगे कि जो चंडप्रद्योत थे, जिनसे दुश्मनी थी बिंबिसार की, तो ये जो चंडप्रद्योत थे इनकी क्या हुई, एक बार चंडप्रद्योत बीमार हो गए। भैया ये जो चंडप्रद्योत थे ये क्या हो गए, तो आप कहेंगे ये बीमार हो गए, और बीमार हुए और इन्हें क्या हो गया, पीलिया रोग हो गया। अब पीलिया रोग हो गया तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए। उस समय तो उतनी ज़्यादा मेडिसिन होती नहीं थी, ये रोग भी बहुत खतरनाक हुआ करता था, हो जाता था तो मौत ही हो जाती थी इंसान की। आप जानते हैं पीलिया रोग में लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। और अगर मैं बात करूं पीलिया रोग की, तो इससे बहुत ज़्यादा बीमार थे, और ऐसा माना जाता है कि चंडप्रद्योत का बचना असंभव हो गया था।
उस समय क्या हुआ कि बिंबिसार ने बहुत बुद्धिमानी से काम लिया और बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य, जो इनके राज वैद्य थे जिनका नाम था जीवक, जो बिंबिसार के पुत्र भी हैं, बिंबिसार के पुत्र ही हैं जीवक, जो राज्य वैद्य हुआ करते थे, इन्होंने जीवक को भेजा किसका इलाज करने के लिए, तो चंड प्रद्योत का इलाज करने के लिए। देखिए बुद्धिमानी का काम। वैसे तो चाहते बिंबिसार तो ये एक दुश्मन था, तो दुश्मन को क्या करते, इसी समय हमला कर देते और तुरंत अवंती पर आक्रमण कर कर उसे अपने अंदर मिला लेते, समाहित कर लेते। लेकिन बिंबिसार पीठ पर खंजर नहीं भोगता था, यानी कि एक योग्य शासक था, वीरता से शासन करता था। और जब शत्रु की भी तबीयत खराब हुई, जब उसके मरने की स्थिति आ रही थी, तभी इसने अपने राज्य वैद्य को भेज दिया इनका इलाज करने के लिए। किनका इलाज करने के लिए, तो चंड प्रद्योत का इलाज करने के लिए। तो आप कहेंगे कि जो चंड प्रद्योत थे इनके बचने की उम्मीद बहुत कम थी, तभी बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक, इनके राज्य वैद्य का क्या नाम था, जीवक था, जीवक को भेज दिया था इनका इलाज करने के लिए। किनका इलाज करने के लिए, तो चंड प्रद्योत का इलाज करने के लिए बिंबिसार ने जीवक को भेजा, और जीवक ने चंड प्रद्योत का इलाज किया। और इसके बाद चंड प्रद्योत एकदम स्वस्थ हो गए, क्या हो गए, तो एकदम स्वस्थ हो गए, इनकी तबीयत सही हो गई। और इस बात से चंड प्रद्योत बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, और जब प्रसन्न हुए तो चंड प्रद्योत तथा बिंबिसार में मित्रता हो गई। चंड प्रद्योत तथा बिंबिसार में मित्रता हो गई। और जब मित्रता हो गई तो सारी टेंशन खत्म, अब मित्र हो गए हैं, तो अब अवंती से भी खतरा बिंबिसार का हट गया था, क्योंकि अवंती अब बिंबिसार का क्या हो गया था, तो मित्र हो गया था। और इस कारण आप देखेंगे जो मगध था वो चारों दिशाओं में फैलना शुरू हुआ, यानी कि चारों दिशाओं में आप देखेंगे तो मगध साम्राज्य का प्रभुत्व स्थापित हो गया। ये भी मित्र हो गए, इनसे संबंध स्थापित हो गया, इन्हें अपने कब्जे में ले लिया, वज्जी संघ से संबंध स्थापित हो गया। महाकौशला जो इनकी महारानी थी वो कौशल देश की थी, तो ये भी सुरक्षित हो गया। यानी चारों तरफ आप देखेंगे सारी सीमाएं सुरक्षित हो गई। और जो बिंबिसार था इसी माइंडसेट के साथ इसने मगध साम्राज्य का खूब ज़्यादा विस्तार किया। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। नोट करिए, फिर हम आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। चलिए आगे की चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। इसे लिखा रहने दीजिए, देखने में अच्छा लग रहा है तो मैं इसे मिटाने वाला नहीं हूँ। अभी ऐसे लिखा रहने दीजिए, मैं इधर ही काम कर रहा हूँ सारे, कि आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अभी अगर नोट नहीं कर पाएँ तो रुके रहिए, अभी कर लीजिएगा वीडियो के लास्ट में। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। अच्छा, जो बिंबिसार था इसकी बात करें तो पहले यह बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन बाद में अपनी पत्नी चेलन्ना के कहने पर इसने जैन ग्रंथ या जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। ग्रंथ कह रहा हूँ, धर्म आप सुनिएगा, धर्म स्वीकार कर लिया। थोड़ा क्या है कि जुकाम लग रहा है, हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत आ रही है बोलने में भी। थोड़ा इस समय अस्वस्थ हूँ, इसलिए वीडियोस भी नहीं बना पा रहा था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर मैं बात करूँ कि कभी कभी पूछ लेता है कि बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था, तो बिंबिसार जैन धर्म का अनुयायी था। अगर हम बात करें तो पहले यह आप लिख लेंगे कि बिंबिसार पहले क्या था, कि पहले यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में आप कहेंगे, बाद में यह जैन धर्म का अनुयायी हो गया। जैन धर्म का अनुयायी हो गया। किसके कहने पर यह जैन धर्म का अनुयायी हुआ था, तो आप कहेंगे बिंबिसार अपनी पत्नी चेलन्ना, इनकी पत्नी जो थी चेलन्ना, जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया था, चेलन्ना के कहने पर जैन धर्म का अनुयायी हुआ। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, बिंबिसार लेकिन मानता सभी धर्मों का था, सभी धर्मों का यह सम्मान करता था, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, आजीवक संप्रदाय हो या जैन धर्म हो, सबका ये सम्मान करता था। अगर हम बात करें तो इसने बौद्ध धर्म को, या आप कह सकते हैं बौद्ध धर्म को
करंद वेणु वन दान दिया था। बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को करंद वेणु वन दान दिया था उनके रहने के लिए या उन्हें ज्ञान प्राप्ति के लिए, मेडिटेशन जो होता है उसकी प्राप्ति के लिए क्या दिया था, करंद वेणु वन ही दान में दे दिया था। बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को करंद वेणु वन दान में दिया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि करंद वेणु वन किस शासक ने बौद्ध धर्म को दान दिया था, या ये पूछ सकता है कि बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को किस चीज़ का दान दिया था, तो वो था करंद वेणु वन का। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूँ तो बिंबिसार के 2 पुत्र थे प्रमुख। बिंबिसार जो था, बिंबिसार के 2 पुत्र थे। बिंबिसार के 2 पुत्र थे। एक का नाम था दर्शक, ये बड़ा पुत्र था, और इसके बाद अगर हम बात करें तो एक का नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु, वैसे तो बहुत सारे पुत्र थे, लेकिन जो 2 प्रमुख पुत्र थे वो कौन थे, दर्शक और अजातशत्रु। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो जो जीवक था इनका राजवेद्य, ये भी बिंबिसार का ही पुत्र था। तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जीवक बिंबिसार का पुत्र था। ये क्या था, तो ये बिंबिसार का विवाह आपको मैंने जब बौद्ध धर्म पढ़ाया था तो उसमें बताया था आम्रपाली के बारे में। तो आम्रपाली जो थी उनका विवाह बिंबिसार से हुआ था, ये एक और पत्नी थी, और इनसे जीवक का उत्पत्ति हुआ था। यानी कि जीवक जो राज्य वैद्य था, ये कौन था, आपको मैंने अभी बताया है कि ये बिंबिसार के राज्य वैद्य भी थे। तो राज्य वैद्य जीवक की माँ का नाम आम्रपाली था, और आम्रपाली का जो विवाह था बिंबिसार से हुआ था, इसलिए बिंबिसार भी इनके पिता थे। लेकिन जो प्रमुख पुत्र थे, 2 जो प्रमुख पुत्र थे, वैसे तो कहा जाता है 500 विवाह हुए थे, तो क्या सबके बारे में पढ़ेंगे, नहीं। जो 2 प्रमुख पुत्र थे जिनका इतिहास में वर्णन मिलता है वो कौन थे, तो वो दर्शक थे और अजातशत्रु थे। जो बिंबिसार था वो दर्शक से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, जो इसका पुत्र था, बड़ा पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र था। और वैसे भी आप देखेंगे तो जो साम्राज्य का उत्तराधिकारी होता है वो ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। तो यहाँ पर जो बिंबिसार था वो दर्शक को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन अजातशत्रु इस बात से एकदम नाखुश था और वो चाहता था कि वह खुद शासक बने। तो इस कारण क्या हुआ आप देखेंगे, तो जब जो बिंबिसार था ये दर्शक को क्या बनाना चाहता था, उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, उत्तराधिकारी। लेकिन इस बात से क्या हुआ कि अजातशत्रु क्रोधित हुआ, और जब यह क्रोधित हो गया, इस बात से क्या हुआ, क्रोधित हुआ, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। तो जब अजातशत्रु क्रोधित हो गया तो इसके कारण क्या हुआ कि अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी 492 ईसा पूर्व में। 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने, सॉरी अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। बिंबिसार की हत्या कर दी। जब उसने बिंबिसार की हत्या कर दी तो आप देखेंगे 492 में अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी और खुद शासक बन गया। और आप देखेंगे तो जो बिंबिसार था ये 52 वर्षों तक शासन करता है, और भी शासन करता, लेकिन इसके पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी, इस कारण आगे नहीं शासन कर पाया। बिंबिसार की मैं बात करूं तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि बिंबिसार ने कितने वर्षों तक शासन किया था, तो आप कहेंगे बिंबिसार ने 52 वर्ष तक शासन किया था। और ये भारतीय इतिहास का सबसे ज़्यादा शासन करने वाला शासक है। भारतीय इतिहास का सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला शासक, सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला कौन था, तो आप कहेंगे बिंबिसार। यानी कि ओवरऑल सारे भारतीय इतिहास की मैं बात करूं तो सभी शासकों में आप देखेंगे कोई भी शासक 52 वर्षों तक शासन नहीं कर पाएगा। कितने वर्षों तक, तो 52 वर्षों तक। एकमात्र बिंबिसार ही ऐसा शासक था जो 52 वर्षों तक शासन करता है। आप देखेंगे तो यह गद्दी पर जो बिंबिसार था ये 544 में गद्दी पर बैठा था, और कब तक शासन किया था, तो आप कहेंगे 492। आप घटाएंगे तो 52 वर्ष आएगा। जब आप 544 में से 492 घटाएंगे तो 52 वर्ष समय आएगा। इतने वर्षों तक इसने शासन किया, और भी शासन करता, लेकिन 492 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी, और जब हत्या कर दी तो खुद शासक बन गया। अच्छा, इस कारण क्या हुआ कि जब अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, इस कारण हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी। इसी कारण जो हर्यक वंश था इसे हम
पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पितृहंता वंश भी कहते हैं। पितृहंता वंश, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि पितृहंता वंश किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बिंबिसार था उसके पुत्र अजातशत्रु ने ही बिंबिसार की हत्या कर दी थी, इस कारण यह पितृहंता वंश कहलाया। और ऐसे ही आगे आप देखेंगे तो अजातशत्रु की भी हत्या इसके पुत्र के द्वारा की जाएगी, लेकिन उससे हम आगे पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त एक बात और ध्यान आप रखिएगा कि जो ये बिंबिसार था, बिंबिसार की मैं बात करूं तो जो ये बिंबिसार था ये महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध का समकालीन था। यहाँ तक आप ये समझ लीजिएगा कि जो महाराज चेटक थे, ये चेलन्ना जिनकी पुत्री थी, आप कहेंगे जो वज्जी संघ के शासक थे जिनका नाम था चेटक, मैं आपको बता दूं थोड़ा वैसे ही कि आपको पता रहे, लिखिएगा नहीं बस जान लीजिए कि जो वज्जी संघ के शासक थे चेटक, इनकी एक बहन थी और इनकी जो बहन थी उनकी अगर हम बात करें तो चेटक की जो बहन थी वो महावीर स्वामी की माँ थी, यानी कि महावीर स्वामी के नाना लगते थे। कौन? तो चेटक, नाना नहीं मामा कह सकते हैं, महावीर स्वामी के मामा लगते थे महाराज चेटक। और जो ये चेटक की पुत्री थी वो चेलन्ना थी और चेलन्ना का विवाह बिंबिसार से हुआ था, तो एक तरह से रिश्तेदारी भी थी। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने गए हैं महावीर स्वामी, उनसे इनकी रिश्तेदारी भी थी बिंबिसार की और उनके ही समकालीन थे और लगभग उन्हीं के आयु वर्ग के भी थे। कौन? बिंबिसार। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। बेहतर तरीके से मैंने आपको बिंबिसार वाली चीज़ें बता दी हैं पहले शासक के बारे में। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बोलते बोलते एकदम गला वाला थक गया है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम अजातशत्रु और उदयन के बारे में बेहतर तरीके से समझेंगे और हर्यक वंश का द एंड करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे शशनाग वंश के बारे में, एक वीडियो में वो भी खत्म कर दूंगा। फिर नंद वंश, वो भी एक वीडियो में, और फिर उसके बाद सिकंदर का भारत में आक्रमण, फिर उसके बाद मौर्य वंश, फिर मगध साम्राज्य का अंत होगा। बेहतरीन तरीके से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।